अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत पर मैं चाहूँगा हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो यकीनन आए रोज़ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आती हैं, कभी किसी को मुलाकात की इजाज़त ना देना, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की ख़बरें, और कभी उनकी लीगल टीम में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ, या फिर उनकी जो इस वक्त पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके हवाले से अदम एतमाद या मुख्तलिफ़ चीज़ें। फ़ैसल चौधरी साहब जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनके वकील और बड़े पेश और बड़ी मुलाकातें वो इमरान खान साहब के साथ करते रहे, लेकिन फिर उनको भी लीगल टीम से अलहदा कर दिया गया। उसकी वजह उन्हें मालूम नहीं है। मुख्तलिफ़ टीवी शोज़ की वो ज़ीनत बनते हैं और उसमें वो कहते हैं कि वो मिल के पूछेंगे कि क्यों उनके इमरान खान साहब के कान किसने भरे और किस हवाले से भरे। लेकिन यकीनन एक हकीकत है कि बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं और जो डिसीजन मेकिंग है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और फिर इसके साथ साथ दो अहम सवालात, एक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी क्या है, कि उन्होंने अगर इस वक्त मामलात उनके लिए कुछ मुश्किल हो गए हैं उनके अपने किरदार की या अपने हालात की वजह से, तो उनको बेहतर कैसे बनाना है, इस पर उनका क्या लाएअमल है। और फिर एक लीगल टीम जो कि बहुत ज़रूरी है, जब एक लीडर इतने केसेस भुगत रहे हैं तो उसमें एक कंसिस्टेंसी या उनके पास क्या तरीक़ाकार है इमरान खान साहब को कोई रिलीफ या रिलैक्सेशन दिलाने का। तो ये दोनों चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इसकी बड़ा फुकदान और कमी नज़र आती है, और ये बहरहाल मौजूद नहीं है। और फिर पार्टी के स्ट्रिंग्स कौन पुल कर रहा है, या बहुत सारे लोग कोशिश में हैं पुल करने की, और किसके पास एक्चुअल डायरेक्टिव्स हैं जो वो बाहर लेकर आता है और फिर वो पार्टी को देता है, या हर कोई अपनी मर्ज़ी कर रहा है। मैं चाहूँगा एक तो इस मामले पर हम बात करें, क्योंकि ये मौजूदा सियासी मंजरनामा है इस रवां हफ्ते का, जिसमें दोबारा ये तमाम तर चीज़ें जारी रहीं। और दूसरा अहम तरीन जो मामला है जिस पर हम बात करते आ रहे हैं और वो सिलसिला नहीं थम रहा है, वो दहशतगर्दी का एक सिलसिला है, जिस पर यकीनन पड़ोसी ममालिक की इन्वॉल्वमेंट, और फिर बलूचिस्तान और केपी दो ऐसे सूबे जहाँ पर हम देखते हैं कि आए रोज़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, अब चाहे हम गवादर की बात कर लें या फिर मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, और एक दिन में कई वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, छोटी और बड़ी नीयत के। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान कंडक्ट कर रही हैं, जानों का नजराना पेश कर रही हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में और बहुत तवातर के साथ हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसमें वज़ीर आज़म के बयानात हैं, इसमें एक फ़ौज का अज़्म है, सारी चीज़ें हैं, बट बहुत एक मुश्किल एक कठिन सफ़र है, जिस पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम की हम सेकंड हाफ़ में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब हमें प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। दोनों को वेलकम कहूँगा। कामरान खान साहब प्रोग्राम में हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। इकरार हारून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं सर, ज़रा थोड़ा सा हम मुसलसल बात करते आते हैं, और फिर ये जो नई डेवलपमेंट्स हैं, आज ये चेहरा कल वो चेहरा, इज़ इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट यू सी दीज थिंग्स हैपनिंग, या इसकी वजूहात कोई और हैं, या शायद इतना स्किल सेट नहीं है, या जानते नहीं हैं कि किस तरह बाहर आना है, या एक कमांड एंड कंट्रोल का मसला है जिसकी वजह से मामलात मज़ीद ख़राब से ख़राब इस जमात के लिए होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मसला है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की पर्सनैलिटी का। और मैंने शायद आपके ही शो में एक दफ़ा कहा था कि जो कल्ट का लीडर होता है वो तो किसी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करता इसका कद भी, फिजिकल कद ही ऊंचा हो जाए या हो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई एक आदमी किसी एक सीट पे ज़्यादा देर तक बैठे। और सिंस के आपका तलक लाहौर से नहीं है और बुखारी साहब और मैं लाहौर से तलक रखते हैं, और हम इमरान खान को पर्सनली जानते हैं तकरीबन 35 साल से ऊपर, हमने नहीं देखा है कि इमरान खान के साथ के किसी के भी रिलेशन ज्यादा अरसा चले हो। ये उसकी पर्सनैलिटी है ऐसी, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक डिसीजंस करता है। और यही उसकी एक क्वालिटी आप कह लें या डिसक्वालिटी कह लें, जिसकी वजह से वो किसी को अपने पूरे इर्द गिर्द में, अपने औरा में पनपने नहीं देता, बड़ा ही नहीं होने देता है। यही उसका जो रवैया था वो अपना क्रिकेट में था, यही रवैया उसकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में रहा है, और यही पॉलिटिक्स में रहा है, क्योंकि ही इज बेसिकली साइकोलॉजिकली ही इज ए कल्ट लीडर। उसके अंदर एक पूरा कल्ट है भाई, जो उसने अब ट्रांसफॉर्म कर दी है बाहर, और लोगों पे एक पूरा कल्ट बना दी है। तो कल्ट में जो है वो कभी भी, जो कल्ट के लीडर के अलावा कभी भी कल्ट में सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। आप अगर कहानियां पढ़े ना कल्ट की,
तो पता चलता है कि रात एक आदमी अहम तरीन था, सुबह पता चलता है उसकी लाश भी नहीं मिली कभी कल्ट में। पता नहीं वो कहते हैं चला गया रात को, वापस ही नहीं आया सारी उम्र। ये कल्ट की हिस्ट्री है। इमरान को समझने के लिए प्लीज कल्ट पढ़े, छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टीज। थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर अगर बात करें तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब को पढ़ने के लिए करें, या पूरी दुनिया में हमें कई मिसालें हैं और जी फिर ये एक अक्कासी है इस वक्त की दुनिया की, तो उसके हिसाब से तो मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों में तो फिर ठीक हुआ ना, इमरान खान तो सही काम कर रहा है, क्योंकि यही चल रहा है दुनिया भर में, अमेरिका बहादुर से लेके यहाँ तक। बिल्कुल, आप बिल्कुल एग्री कर तो देखिए थी जो पॉपुलर लीडर है ना, पॉपुलर लीडर है, वो बेसिकली जो एक लेवल है कि पॉपुलैरिटी से ऊपर फिर कट लेवल में आप फॉर्म हो जाती है। लेकिन अभी ट्रंप वगैरह उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। इमरान की तो कास्टिंग ही ऐसे की गई थी ना, जिन्होंने बनाया था वो पहले दिन से उसको कल्ट के तौर पे बनाया था, क्योंकि उसकी क्वालिटीज थी, उन्हें उन्हीं क्वालिटी को चूज किया और फिर एक पूरा कल्ट फॉर्म करके हमारे हाथ में दे दिया, जो बहुत पूरी दुनिया रही है, कौम रही है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं साथ। वेलकम बैक। बिल्कुल सही मुबशिर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर, कैसे देखते हैं आप? ये तो एक बात है जो हम करते आ रहे हैं, अब इस पर हम यकीनन मेरे ख्याल से डिसएग्री नहीं करेंगे, हम तीनों तो नहीं करेंगे, वी आर श्योर फॉर द फैक्ट, कामरान साहब भी नहीं करेंगे, हमें पता है कि कल्ट का एक मामला है। लेकिन जो बाकी बात है इस वक्त, एक मुसीबत, एक मुश्किल है एक पार्टी पे, चाहे वो कल्ट लीडरशिप है, उसके साथ फॉलोइंग है, उसको निकालने का कोई चारा नहीं है। मतलब इतनी बेबस है ये लीडरशिप या एक लीडर कि ही कैन नॉट पिक एंड चूज़ द राइट पर्सन जो कि उनके लिए काम करे, थोड़ा अरसे तक उनके पैगामात को बाहर पहुंचाए और उनको कोई रिलीफ का एक बंदोबस्त करे। मतलब काबिल लोग हैं पार्टी में, ठीक लोग भी हैं, मौजूदा लीडरशिप में भी हैं, कुछ नहीं कोई कर पा रहा, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए साहब, में तीनों वजूहात ध्यान, पर्सनालिटी प्लस ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई के अंदर। लेकिन आगा साहब तो बात है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो खुद हैं। और रेस लगी होती थी क्रिकेट टीम में भी और अभी पॉलिटिक्स में भी रेस ये लगी होती थी कि उनके कान तक पहले कौन पहुंचता है, क्योंकि आदत उनकी ये है, जितना को हम जानते हैं और आगा साहब तईद करेंगे, कि एक बंदे ने जाके कान में एक बात कह दी तो उन्होंने यकीन कर दिया, उसके बाद 1000 बंदा उसके मुखालिफ बात कर रहा हो वो यकीन नहीं करते। और अगर फिर उन्होंने 1000 बंदे की बात पे यकीन कर लिया है तो फिर पूरी दुनिया आ जाए वो उस पर यकीन नहीं करते। और यही आपको पॉलिटिक्स में नजर आता है। और जो कद वाली बात की है आगा साहब ने, बिल्कुल ठीक कही है। हमारे जिनको हम देख के जवान हुए एमआरडी की मूवमेंट के दरमियान, खान साहब, क्या नाम था उनका, आगा साहब, जो बड़े शानदार स्पीकर थे, भुट्टो साहब को छोड़ के आए और उन्होंने इमरान खान को ज्वाइन कर लिया और फिर कुछ अरसे बाद वो छोड़ आए। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या बनी कि आप जैसा जय्यद लीडर पहले एक फैसला गलत किया, तो उनका भाई इसके साथ काम नहीं हो सकता। और उसके बाद आप उठा के देखें तारीख, यानी पीटीआई की तारीख, यही होता रहा। और दूसरी तरफ कंट्रास्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, जीरो परफॉर्मेंस। लेकिन दुनिया भर के लोगों ने कह दिया प्लीज रिप्लेस कर दे, रिवोल्ट हो गया पार्टी के अंदर उस एक शख्स की वजह से। लेकिन वो तब्दील नहीं किया। अब एक और जो तब्दीली गई है वो ये है कि जो सुनते हैं वो बुशरा बीबी की सुनते हैं। और मैं गवाह हूं, मैं आ रहा था इस्लामाबाद से तो मुझे इनकी लीगल टीम के एक मेंबर में, जो अब लीगल टीम में नहीं है, तो उन्होंने मुझे रिवील किया कि खान जो है वो लतीफ खोसा भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो अब उनको वो कोई केस नहीं करेंगे। तो वही हुआ एग्जैक्टली। और वही हाल अब जो दूसरे, वो साहब खुद भी नहीं रहे जिन्होंने मुझे रिवील किया था। और यही मामला ऑर्गेनाइजेशन में है, यही मामला उनकी लीगल टीम में है। लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि भाई उन्हें कोई दाव पेच उनके चल नहीं पा रहे, वो बाहर नहीं आ पा रहे, वो किसी जगह पे कंसेशन नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए सियासत का असूल है, जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ता है। आपको नेगोशिएशन टेबल पे पहले तक जाना पड़ता है और फिर टेबल पे आप लोगों से अपनी शराइत मनवाते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप अपने लोगों को, एमिसरीज को, जिन्हें आप नेगोशिएशन टेबल पे भेज रहे हैं, उन्हें पहली शर्त ये रखें कि जनाब अली पहले उनको रिहा करें, उसके बाद आगे बात होगी। ये पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं है
और फिर सारे टैक्टिक्स यूज कर लिए, स्ट्रीट पावर आपने शो कर ली, आपने दूसरे मसल शो कर लिए, आपको अमेरिका से होप थी वो आपकी पूरी नहीं हुई। अभी एक आप बिगल बजा रहे हैं एक प्राइवेट बिल के ऊपर, जो कि ऐसे कई बिल वहां पे आए और पड़े हुए हैं, वो मैटर ही नहीं करते एज सच। तो वो सारे दाव पेच आजमाने के बाद अब पीटीआई की लीडरशिप और खसूसी तौर पे बानी पीटीआई को ये समझ आ जानी चाहिए कि जो सियासी मामलात है उनका हल गुफ्तगू में, सियासी गुफ्तगू में निकलता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा बच होना पड़ता है अपने स्टैंड से, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कामरान साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता, एक इंतहाई सीनियर वकील हैं पाकिस्तान के, वो अब टीवी स्क्रीन्स पर उतना नहीं अपीयर होते या नहीं आते बहुत अरसे से, बट इज़ अ बिग नेम। उनसे बात करते हुए एक निजी महफिल में मुझे कहा कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, ये इनको अपनी वकालत की दुकानें चमकानी है, ये इसलिए इस कश्ती में सवार होते हैं, थोड़ा सा फिर उसके बाद अपना चेहरा रिकग्नाइज़ कराते हैं, दुकान चमक जाती है, और फिर एक वकील जब दिन में 5-5 टॉक शोज़ में बैठा होगा रात 11 बजे से 12 बजे तक के भी आखिरी टॉक शो, तो वो केस की प्रिपरेशन कब करेगा जब उसने सुबह 8 बजे अदालत में जज के सामने पेश होना है? तो ये तो हो ही नहीं रहा, सीधी सी जो बात है। तो ये क्या वकालत करेंगे, ये कुछ और मकसद के लिए आते हैं। और फिर सियासी लोगों पर भी ऐसा ही तबसरा मुझे सुनने को मिला कि उनको भी, जो लोग अब भी मुंतखब इनके हो गए हैं, हल्के में उनकी प्रेजेंस, जो हल्के की सियासत होती थी, गमी खुशी में जाना, वो मकसद ही नहीं है। वो एक लीडर की पॉपुलैरिटी, उसके करिश्मा के चक्कर में उनको वोट मिल गए, वो आ गए, और अब उनका भी मकसद जो है वो सोशल मीडिया पर फेम और बाकी चीज़ें हैं, नथिंग बिसाइड्स दिस। डू यू एग्री विद द फैक्ट? जी शुक्रिया अरसलान साहब। देखें, ये बात तो सच है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है जो कम्युनिटी, वो लॉयर्स कम्युनिटी है, और उसकी एक रीज़न तो जो बज़ाहिर सामने नज़र आती है कि जब देयर आर प्लीथोरा ऑफ केसेस, आपके पास जब वो केसेस का अंबार लगा हुआ होगा, तो जो पहली ज़रूरत आपकी होती है वो वकील की होती है। यानी जब भी आप मुश्किल में हो, आप कैद कर लिए जाएं, आपके खिलाफ FIR हो, आपका मुकदमा चल रहा हो, यू आर पुट इन द डॉक, तो ऐसी सूरत में जो आपको पहली ज़रूरत होती है वो वकीलों की होती है। तो यहाँ पर भी अब हमने देखा कि जब से ये PTI जो है वो हॉट वाटर्स में आई है, तो उस वक्त से वो आपने देखा कि मुकदमात का एक भरमार है, जिसकी वजह से वकीलों को मौका मिला कि वो अपनी स्पेस जो है वो पार्टी में बना सकें। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। हालांकि उससे पहले भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे वकला कायदीन थे जो कि उस वक्त भी शुरू से पार्टी की आदत के साथ रहे हैं। उसमें बाबर अवान हैं, उसमें आपके हामिद खान साहब हैं जो कि खान साहब के कज़न भी हैं। तो ये लेकिन ये जो अब इस वक्त डोमिनेटिंग रोल हो गया है वकला का, उसकी एक रीज़न तो ये है। और दूसरी रीजन बड़ी जेनेरिक किस्म की है अरसलान साहब के, देखें यहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बानी है, और बानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी ये वन मैन जैसे कहा जाए ना कि सेंट्रिक एक बानी PTI सेंट्रिक पार्टी है ये। तो उस वजह से भी ये होता है कि जब वो कैदो बंद में हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ऐसे ही होता है कि मुख्तलिफ धड़े बनते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी, पार्टी की सेकंड टीयर लीडरशिप, थर्ड टीयर और फोर्थ टीयर जो है ये सामने आती है, और ये फिर अपनी अपनी जो है ना वो दुकान जो है वो, यानी जो शाह के मसाहिब होते हैं ना, जो शाह के मसाहिब होते हैं, वो फिर अपनी अपनी वफादारियों के चक्कर में अपनी जो है वो लॉबी और अपनी सियासत जो है वो क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त, और हमने ये देखा भी और अभी भी हमने देखा कि देखें एक फायदा क्या हुआ है। अभी हमने जब ये 2018 अभी इलेक्शन हुआ है, उसमें हमने ये देखा कि वकला की एक बड़ी तादाद जो थी उनको पार्टी टिकट मिले, यानी पार्टी टिकट नहीं मिले, उनको हिमायत मिली, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोरम इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, तो उनको वोट मिले, वरना वो नहीं उनको कभी भी वोट मिल सकते थे। ऐसे ही सलमान अकरम राजा कभी भी, मतलब अगरचे वो जीते नहीं हैं, लेकिन वो कभी भी एक पॉलिटिशियन के तौर पर उनका रोल जो है वो सामने नहीं आया था। ये पहला मौका है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो उन्होंने एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट भी क्लेम किया और फिर इलेक्शन भी लड़ा। तो इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वकला कम्युनिटी में कि जिन्होंने इसका फायदा उठाया
और इसके लिए उनको पता था कि इस वक्त जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो उनके साथ है, और आमतौर पे वो अगर आज़ादाना या किसी और फोरम से इलेक्शन लड़ते तो कभी भी ना जीत पाते। तो इसलिए बुगला ने, मैं समझता हूं कि उनको खुद स्पेस मिली और उन्होंने उस स्पेस का जो है वो फायदा उठाया। और वजह यही है कि जब आपका जो मेन लीडर है, जो इसके ऊपर पूरी पार्टी डिपेंडेंट होती है, वो जब पाबंद सलासल हो, तो ऐसी सूरत में जितने भी शाह के मसाइब होते हैं वो फिर अपनी जो है ना अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो दिखाते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि वो यही इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी, कि बिल्कुल उनको सही कामरान साहब। बताया जा रहा है कि जी आपकी ये खैर ख्वाही यही है, और कहा यह जा रहा है कि जी सबसे जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, वो ये लॉयर्स का ही ग्रुप है। लेकिन कमाल महारत है कि जब ज़ाहिर है बुकला की ज़रूरत पड़ी तो बुकला ही चेहरा बन गया इस पार्टी का, और पता नहीं इसी तरह ही मामला शायद चलेंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करें। वेलकम बैक। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा, दूसरे मामले पर आते हैं आगा इकरार हारून साहब, और ये दिस इज़ गेटिंग वेरी सीरियस विद एवरी पासिंग डे। हमारा अज़्म है, सारी चीज़ें हैं, बट रियलिटी इज़ देयर कि एक मामला हो नहीं पा रहा, और वो है बड़ी हद तक कि हम कंट्रोल कर पाएँ इस दहशतगर्दी को। इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स नाउ, और माजी की जो दहशतगर्दी की लहर रही है ये उससे बहुत ज़्यादा और संजीदा है, और कुछ अहम महरिकात हैं, मैं उनका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा, आप जानते हैं बहुत बेहतर अंदाज में, वो बहुत अलार्मिंग हैं। क्या कहेंगे इस पर आगा साहब? देखिए, आपने जो बात आखिर में कही है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका आप जिक्र नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हम भी उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं, और वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जहाँ तक बात है दहशतगर्दी के बढ़ने की और हर बलूचिस्तान मेन टारगेट होने की, और उसकी तमाम आर्टरीज जितनी भी हैं, यानी कि जिसको रोड्स कहते हैं, उनको टेररिस्ट की कोशिश है कि वो उसको ऑक्यूपाई करें। ये तो मुझे डर है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरा ख्याल है कि ये वेव अभी कुछ महीने चलेगी, क्योंकि बहुत हैवी इंजेक्शन है इनके फॉरेन जो मास्टर्स हैं उनकी, और उनका देखें किसी हद तक तो वो कामयाब भी हैं। ML1 रुक गई हुई है, ठीक है, क्योंकि ML1 बहुत इंपॉर्टेंट एक सी पैक का मेन, अब जो सी पैक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रह गया ना डेवलपमेंट स्ट्रक्चर की साइड पे, वो ML1 है। इसी तरह जो बने थे, आप कह सकते हैं कि हर 40 किलोमीटर के पास एक सिटी क्रिएट होनी थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ आई मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो फेसेस वो भी अब रुके हुए हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसा नहीं है बलूचिस्तान में और इवन KPK में। ये तो अभी अल्लाह माफ करे, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1-2 महीने तो ये बहुत इंटेंसिफाइड होंगे। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह रिजॉल्व है कौम का, कौम पहले भी टेररिज्म से निकली है। फिर मैं वही बातें दोहराना नहीं चाहता हूँ कि फिर प्लेट पे रख के पाकिस्तान का पीस दे दिया गया और कहा क्या कि आए जी आए, वापस आ जाए पाकिस्तान में तमाम टेररिस्ट अपने बच्चों और बीवियों के साथ, और साथ आप नेटो ग्रेड वेपन्स भी रहे हैं। अब आ तो गए हैं वो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी पीछे से इंटरनेशनल है, और देखा जाए तो हमारी जो फोर्सेज हैं वो भी ओवर स्ट्रेच हो रही, और दूसरी तरफ बुरा ना बनाइएगा मेरी बात का, जो हमारी जो सिविल फोर्सेज हैं वो बिल्कुल विड्रॉन सिचुएशन में नहीं है, और उसकी मिसाल आपने जाफर एक्सप्रेस वाले सारे वाकये में देख भी थी, ठीक है जी। सिचुएशन बहुत बहुत सीरियस है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, आपको बहुत सारे मेरे दोस्त कहेंगे कि जी डायलॉग चाहिए और निगोशिएशन चाहिए और हल निकालना है, आप भी कह सकते हैं कि इसका हल निकालना। जहर जी इसका कोई हल नहीं है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है, और सिर्फ मारना और मरना है, क्योंकि इसके पीछे इतनी ज्यादा नेशनल स्टेक्स हैं, कोई बंदा निगोशिएशन नहीं करेगा जबकि उनको पता हो कि ये उनको एक असाइनमेंट दी गई है, वो निगोशिएशन करेगा आपसे, और किस्मत ही ये है। अच्छा आगा साहब, ये जो बात आपने की है गो फॉर अ किल, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं, कुछ लोग नहीं भी होते, एंड देयर सर्टेन रीजंस फॉर दैट, वो एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन गेटिंग बैक टू द पॉइंट, इस वक्त अगर हम देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी एडवोकेसी करती है जब हम अफ़गान कनेक्शंस की या अफ़गानियों को वापस भेजने की और चीज़ों की बात करते हैं, वो जो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर अब तक कुछ हमें
साबित नहीं कर पाए, नैले और निकम्मे गिने जाते हैं। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से बात हमें करने दो, विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। तो क्यों ना एक चांस दे दिया जाए उनको, कोई हर्ज है इसमें? क्या पता यहाँ कामयाब हो जाए, यही स्किल सेट हो उनका। देखिए चले वही तो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लेकर आई, आप जो पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, मैं कल्ट कहता हूं, वही तो लेकर आए वापस टेररिस्ट को, और आप दे दें उनको चांस। यानी कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब को भी तो चांस दिया था ना, आपके सामने है। समीउल हक साहब हो गए या मौलाना फजल रहमान हो गए, ये कोर इनके वेंटोर लोग थे। एक के तो खानदान की दूसरी जान चली गई है। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर कितने अटैक्स हो चुके हैं, अब्दुल्ला साहब पे अटैक्स हो चुके हैं। जेयूआई प्राइम टारगेट है। एक आज से सिर्फ आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो आप यही लोग मेंटोर थे उनके, यही कहते थे हमारे बच्चे हैं, यही कहते थे कि वो सन ऑफ द सॉइल है, और वो जो कर रहे हैं वो फॉर द गुड ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। तो आप इनको भेज के देख लें क्या उनका क्या रिजल्ट आएगा। मैं मुबशिर साहब का और कामरान साहब का भी पॉइंट जी। मुबशिर साहब, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और इसमें कोई हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क के दूल अर्ज़ में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मज़ीद फैलने का ख़तरा है। हम अज़्म तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ कैन वी ओवरकम दिस? अरसलान भाई, आपने अपने प्रोग्राम का एक सेगमेंट इस पे रख लिया, इसके लिए तो आपके कई प्रोग्राम दरकार, क्योंकि मेरा ये टॉपिक है। तो वो आने वाले दिनों में सर बात करते रहेंगे इस पे। अभी ज़ाहिर है जो इसमें ये आपने ठीक कहा कि हम इस वक्त जो एक खौफनाक वेव को, अनप्रेसिडेंटेड वेव है ये जो इस तरह पे आई है, क्योंकि दो तरफ से हम, एक तरफ से हमें बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स या मिलिटेंट्स या टेररिस्ट, सीधा टेररिस्ट ही कहें, क्या हमने उनसे खेलना है, उनका सामना है। दूसरी तरफ हम एपी में फितनातुल खारिज यानी पीटीपी का सामना है। एक अच्छा पॉइंट जो आज ही मैं सोच रहा था वो ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनका टेक्योर जो नेक्स्ट है, यानी आज से बरस बाद तक ये अपना इकट्ठा काम करेंगे। तो इसका तो एक फायदा ये हो सकता है कि इनका रिजॉल्व है कि हम पाकिस्तान को अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहने देंगे, बल्कि टेररिस्ट के हार्ड स्टेट बनेंगे। बहुत अच्छा रिजॉल्व है और इनके पास मौका है, चूंकि इन्होंने इकट्ठे लंबा अरसा काम करना है और ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई? आगा साहब ने फरमाया पीटीआई दौर में, जी मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ इंटरनेशनल फोरम्स पे, इन्होंने बंदे रिलीज किए, टॉप कमांडर्स अफगानिस्तान भेजे और फिर वहां से वापस को हजारों बुलाया गया, रिहेबिलिटेट किया। राइट, मैं ज़रा कामरान साहब की जानिब बढ़ूँगा। कामरान साहब, कैसे देखते हैं आप इसे, और किस तरीके से अब हम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त तो बज़ाहिर वो निशाना बना रहे हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, आए रोज़ वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसमें एक कोई रुकावट नहीं है, कोई कमी नहीं आ रही है। जी अरसान साहब, ये मामला देखिए ये उसी वक्त शुरू हुआ था जब हमने पहली अपनी प्रॉक्सी वार जो है ना वो ली थी और इसको जहाद का नाम दिया था। अफगान वार में हम ये समझते रहे हैं कि हम जहाद कर रहे हैं, वो एक प्रॉक्सी वार थी। और जब आप किराए की जंग में किराए के ऊपर आप अपनी सर्विसेज देते हैं तो इसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है जो कि हम अभी तक भुगत रहे हैं। अभी भी आप ये देखिए कि वो एक चला हुआ है कि 31 मार्च इज द डेडलाइन फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ अफगान सिटीजन होल्डर कार्ड होल्डर्स, और उनको जो है वो वापस जाना है, जिसका कि कोई अभी तक मतलब है कि उसके ऊपर मुझे नहीं नजर आ रहा तो कोई 31 तारीख को ये काम जो है वॉलेंटरली हो जाएगा, ये नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये होगा कि बाय फोर्स आपको करना चाहिए, करना होगा। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि शायद ये उस शदुमत के साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत मौके देखे हैं कि जब ये डेडलाइन इस तरह की तय की गई और ये कहा गया कि जी इनको निकाला जाएगा और किसी पर भी अमल नहीं हुआ। और आज ये है कि एक 45 साल के बाद भी हम अपनी एक गलती जो की हुई है उसके असरात जो है वो भुगत रहे हैं। और ये जो फिनोमेना है, ये देखिए यही गलतियां थी कि वही उस वक्त जब हम जिहाद कर रहे थे तो उस वक्त यही तालिबान थे जिनको हम कह रहे थे कि जनाब ये हमारे वॉरियर्स हैं, ये वॉर लॉर्ड्स हैं और ये होली जंग कर रहे हैं और हम इनके सपोर्टर हैं, हम उनको हार पहनाते थे उनको। लेकिन अब वही यानी उसी सीक्वेंस में जब उनकी
सेकंड और थर्ड जनरेशन का सामना है, तो वही हमारे दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन बने हुए हैं। जी। तो ये पॉलिसी का फर्क है जी। बात यही है, मुख्तसरन अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो यही कहा जाएगा कि ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारे पार्टिसिपेंट ने, कि जी इसके लिए काइनेटिक हल है, ये मुज़ाकरात से हल नहीं होगा, ये टेबल पे बैठने से हल नहीं होगा। बहुत सारे काम ऐसे पहले किए जा चुके हैं, इसके लिए बहुत ही कोई रेडिकल सोल्यूशन जो है वो होना चाहिए, और तभी ये करेगा, क्योंकि ये अब पानी जो है ना वो सर से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए फौरी तौर पर इस किस्म के इकदाम की ज़रूरत है और सख्त फैसले किए जाएं। हार्ड स्टेट वाली जो बात थी, बिल्कुल है जी, इनके खिलाफ कोई जो है ना वो अब गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला जो है वो नहीं होना चाहिए, और इनके लिए कोई अगर किसी के लिए भी हमदर्दी का गोशा है तो वो उसको इग्नोर करना चाहिए, और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए जिसके ऊपर अमल दरामद हो, तभी आप इस सूरत हाल से निपट सकते हैं। वरना ये जो गू मगू की कैफियत है ना, और ये आप एक डायलेमेटिक सिचुएशन के जी डायलमा है, करें ना करें, वो जो है ना टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये नहीं होना चाहिए। अब एक ही लाइन हो, हार्ड लाइन हो, उसको फॉलो करें और फिर उसका आप आउटपुट देखें। अदरवाइज ये जो तजर्बे हैं हम पिछले, आपने देखा 45 साल से करते आ रहे हैं और इन तजर्बों का कोई नहीं हुआ। हमें बताया गया कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, नहीं टूटी जनाब, वो अभी भी जो है ना वो है। वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देंगे। आपसे कभी किसी ने इजाजत नहीं मांगी, दहशतगर्द आपसे इजाजत नहीं मांगते, वो कर गुजरते हैं। तो इसलिए इन ये जो लिप सर्विस है इससे निकलें, और अब कोई हार्ड लाइन जो है वो अडॉप्ट करें उनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, ताकि ये जो फिनोमेना है इससे जान छूटे जी पाकिस्तान की और आवाम की भी। राइट, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।